F5। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। होपफुली आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देखा होगा। मेरा चैप्टर 1 मैंने एनसीईआरटी 7th क्लास का ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और ये चैप्टर नंबर 2 मैंने चैप्टर नंबर 2 भी अपलोड कर दिया था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मुझे ये वापस शूट करना पड़ रहा है और ये वापस मैं अपलोड कर दूंगा। राइट, आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे सूनर। ठीक है। सो अभी ये जो फेज़ है आप लोगों का, ये पढ़ने का फेज़ है, तो आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहिए। एग्जाम्स पास में आ रही हैं। ठीक है। आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको जो टॉपिक समझना है उसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं उस पर काम करूँगा और आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, द न्यू किंग्स एंड किंगडम, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले देख लेते हैं प्रीवियस नॉलेज। आप लोगों ने क्लास 6 में कुछ राजाओं के नाम पढ़े होंगे, राइट। हम लोग प्रीवियस नॉलेज देख लेते हैं क्या है। ओके, क्लास 6 में आप लोगों ने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है, राइट। हर्षवर्धन जो है अटैक, मतलब राजा थे जो कि अटैक करते हैं, कनौज पे भी अटैक करते हैं ये लोग। उन्होंने कनौज पे भी अटैक किया था और फिर वो डेक्कन पे अटैक करने जाते हैं। बट क्या वो डेक्कन पे अटैक कर पाते हैं? नहीं। वो डेक्कन पे अटैक तो करते हैं बट दे लॉस्ट। हर्षवर्धन जो है यहाँ पे हार जाते हैं। और वो किससे हारते हैं? हर्षवर्धन किससे हारते हैं तो बता सकते हैं? आप कमेंट सेक्शन में पॉज करके भी बता सकते हो आपका आंसर। ठीक है। एक चालुक्य रूलर है, ठीक है, जिसका नाम है पुलकेश टू। सो पुलकेश टू जब डेक्कन में राजा थे, ठीक है, चालुक्य रूलर थे वो, तो हर्षवर्धन जब अटैक करते हैं तो जो चालुक्य रूलर है पुलकेश टू, वो इनको रोक देते हैं, इन्हें डेक्कन के अंदर एंटर करने नहीं देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि 647 एंड 648, कुछ टेक्स्ट के अंदर 647 दे रखा है, कुछ बुक्स के अंदर 648 एडी दे रखा है। इस पीरियड में डेथ हो जाती है हर्षवर्धन की। और ऐसा माना जाता है कि जो पावरफुल किंग था इस समय का, 647 सिक्स सेंचुरी 7th सेंचुरी के, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद जो किंगडम है 7th सेंचुरी, हम लोग 7th सेंचुरी और 12th सेंचुरी के बीच में हम लोग देखेंगे अभी क्या होता है। 7th एंड 12th सेंचुरी, ठीक है। तो अर्ली पीरियड जो है, अर्ली पीरियड ऑफ 7th सेंचुरी, वहां पर होता क्या है? तो इन द अर्ली पीरियड ऑफ सेंचुरी हमारे पास हर्षवर्धन रूल कर रहे होते हैं, राइट। और दूसरे कौन थे? चालुक्यास, जो कि कहां पर थे? डेक्कन में प्रेजेंट थे, वो रूल कर रहे थे। और नेक्स्ट थे पांड्यास, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आफ्टर दैट, आफ्टर 7th सेंचुरी होता यूं है कि हर्षवर्धन की जगह पर आ जाते हैं हमारे गुर्जर प्रतिहारस। और चालुक्यास जो बेसिकली डेक्कन पे रूल कर रहे होते हैं, उधर पे उनके प्लेस पर आ जाते हैं राष्ट्रकूटास। ओके। और पांड्यास की जगह ले लेते हैं पारास, चोड़ास, बेसिकली इंपेरिकल चोड़ास, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे कि ये राजा लोग जो है वो कैसे आते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो इस मैप के अंदर गुर्जर प्रतिहारास दिख रहा है। यहाँ पर पहले हर्षवर्धन राज कर रहे थे, ठीक है। फिर नीचे ये जो राष्ट्रकूटास दिख रहा है, यहाँ पे पहले चालुक्यास थे और यहाँ पर पांड्यास, और अब यहाँ पर आ चुके गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास। ये तीनों लड़ रहे होते हैं एक प्लेस के लिए। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक प्लेस के लिए कनौज। ये तीनों की तीनों फाइट कर रहे होते कनौज के लिए। अब ये कनौज के लिए क्यों फाइट कर रहे थे? क्योंकि कनौज जो है इट वॉज रिच इन रिसोर्सेस। ये रिच था रिसोर्सेस में, प्लस ट्रेड, प्लस इकोनॉमी, रिचनेस था, ठीक है। तो ये कनौज के लिए फाइट कर रहे थे, और इसी फाइट को हम लोग बोलते हैं ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, ठीक है। सो ये तीनों फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे ट्रिपाटाइट स्ट्रगल हो जाता है, ठीक है। बेसिकली तीन जो राज्य है, दो तीन किंगडम्स है, वो एक दूसरे में आपस में लड़ रहे हैं फॉर द कनौज। और हम लोगों ने हमेशा, अच्छा वो आप लोगों ने वो स्टोरी तो सुनी होगी, बिल्ली और बंदर वाली। दो बिल्ली है और वो रोटी के लिए झगड़ते हैं, तो बंदर आके फायदा उठा लेता है। तो भारत में जब भी इंस्टेबिलिटी हुई है तो कोई ना कोई बाहर से फॉरेन इन्वेजन हुआ है, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे। तो अभी प्री मेडिवल पीरियड को, अगर हम लोग प्री मेडिवल पीरियड की बात करें, सॉरी, प्री मेडिवल पीरियड की बात करें तो यहां पर हमारे को इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स एक जगह पर देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ हमारे को फॉरेन इन्वेजन देखने को मिलता है। फॉरेन अटैक बेसिकली देखने को मिलता है। राजपूत, इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स की बात करें तो हमारे पास चंडेल्स है, और चंडेल्स ऑफ बुंदेलखंड। उसके बाद अगर हम लोग और बात करें तो हमारे को देखने को मिलता है चौहान्स, चौहान्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। फिर हमारे को तोमर्स देखने को मिलता है, सिसोडियास देखने को मिलता है, और आगे वाले टॉपिक्स में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग देखने को मिलता है, राइट। और यहां पर ऑन फॉरेन इन्वेजन, अभी ऑब्वियसली बात है, जो राजपूत है, इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स आगे आ रहे हैं, राइट। तो जो इंडिया है बेसिकली डिवाइड हो रहा था छोटे छोटे किंगडम्स में, और ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे, जैसे कि हमने ऊपर देखा त्रिपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। कनौज के प्लेस के लिए ये तीनों ही आपस में लड़ पड़ता है, राइट। और उसी समय जब 1647-1648 में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, हर्षवर्धन राजा की डेथ हो जाती है, और किंगडम वैनिश होने लगता है, ठीक है। और छोटे छोटे किंगडम्स जो है वो पावर में आने लगता है, ठीक है। उसी समय पहला जो अटैक होता है वो करता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अटैक कर देता है इंडिया पर। बेसिकली इंडिया पर अटैक करने से पहले वो सिंध पर अटैक करता है, ठीक है। वो ज्यादा मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इंडिया में अटैक करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो सबसे पहले सिंध पे अटैक कर देता है। और सिंध में एक राजा है जिनका नाम क्या है, दहेर, उनको उठाकर वहां से फेंक देता है, बेसिकली उनके थ्रोन से उनको आउट कर देता है, और सिंध को कैप्चर कर लेता है और सिंध पर बैठ जाता है मोहम्मद बिन कासिम। और उसको इंडिया में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, वो इंडिया को रूल नहीं करना चाहता था, इसलिए इंडिया के अंदर वो नहीं आता है। दूसरा जो बंदा है जो कि अटैक करता है, मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद ऑफ गजनी की स्टोरी बहुत ही अनोखी है। वो इंडिया पर 17 टाइम्स, 17 टाइम्स अटैक करता है, इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक करता है।
ठीक है, और 17 टाइम्स अटैक करने पे वो सिर्फ प्लंडर करता है, बेसिकली लूटता है। ठीक है, और 16th जो लूट होती है उसकी, वो होती है सोमनाथ। तो वो सोमनाथ टेम्पल जो है बेसिकली गुजरात में जो अभी सिचुएटेड है, वो लूटता है और बहुत बुरी तरह से लूट के लूट के चले जाता है सोना। तो 16 जो उसकी लूट होती है, 16 जो प्लंडर होता है, उसके अंदर वो बहुत ही लूट मचाता है और वो चला जाता है। गजनी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इंडिया पे रूल करने का। ठीक है, लेकिन जो उसके बाद राजा आता है, बेसिकली अटैक होता है बाहर से, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी अटैक कर देता है, और इस बार मोहम्मद गौरी जो है वो अटैक करता है पहला 1008 में, और वो बैटल करता है बैटल ऑफ वही हिंद। वो कौन सी बैटल करता है? बैटल ऑफ वही हिंद। कौन सी बैटल करता है? बैटल ऑफ वही हिंद। और ये बैटल होती है आनंद पाल के साथ, और आनंद पाल जो है यहां पर हार जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली बैटल होती है मोहम्मद गौरी की। उसके बाद वो 1191 में फिर अटैक करता है, और ये बैटल होती है बैटल ऑफ पानीपतरेन। बैटल ऑफ टरेन, पानीपत अलग है। ये बैटल होती है बैटल ऑफ टरेन, और ये वन होती है बैटल ऑफ टरेन वन, और ये होती है पृथ्वीराज चौहान एंड गौरी के बीच में। और पृथ्वीराज चौहान बहुत स्ट्रांग रूलर थे, बहुत स्ट्रांग राजा थे। इनको हराना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, इसलिए पृथ्वीराज चौहान यहां पर जीत जाते हैं, और गौरी जो है लॉस्ट द बैटल। सेकेंड बैटल, जब गौरी को इससे गुस्सा गुस्सा आता है, वो वापस होता है और एक तैयारी के साथ वापस आता है एक साल बाद 192 में, और करता है बैटल ऑफ टरेन 2। और इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान और गौरी फिर से आमने सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बार गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान लॉस। ठीक है, लेकिन गौरी जीतता कैसे है? पृथ्वीराज चौहान बेसिकली इतने पावरफुल थे, बट स्टिल कनौज के जो राजा है, जिनका नाम क्या है, कनौज के राजा का नाम क्या है? जयाचंद। ये सपोर्ट करते हैं गौरी को, और इस सपोर्ट के कारण पृथ्वीराज चौहान जो है वो अपनी बैटल हार जाते हैं। अदरवाइज पृथ्वीराज चौहान जो है वो बहुत ही स्ट्रांग रूलर थे, उनको हराना पॉसिबल ही नहीं था, बेसिकली इम्पॉसिबल के बराबर ही था। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं था। वो बहुत स्ट्रांग लीडर थे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रूलर थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा बैटल्स लड़े हैं, बहुत बड़े बड़े बैटल्स लड़े थे, लेकिन गौरी जीत जाता है बिकॉज कनौज के राजा जो है जयाचंद, वो सपोर्ट कर देते हैं गौरी को, उनको पूरा सपोर्ट मिल जाता है गौरी का। ठीक है, ओके। अब ये बात तो हो जाती है, गौरी जीत जाता है, गौरी फिर तख्ते पे बैठ जाता है, लेकिन गौरी क्या करता है? गौरी अपॉइंट करता है, गौरी अपॉइंटेड his slave as governor in India। तो इंडिया में एज ए गवर्नर अपॉइंट कर दिया था उसके स्लेव को, और उसके स्लेव का नाम क्या है? कुतुबिन ऐबक। ये गौरी के स्लेव है, और कुतुबिन ऐबक एज ए गवर्नर बैठ जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही गौरी की डेथ हो जाती है, आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी, ठीक है, कुतुबिन ऐबक जो है वो सारे कनेक्शन तोड़ देता है। सारे कनेक्शन तोड़ देता है गौरी के साथ। ठीक है, गौरी का जो भी डायनेस्टीज है, गौरी डायनेस्टी जो पूरा कनेक्शन तोड़ देता है, एंड ही स्टार्टेड
स्लेव डायनेस्टी, और यहां से स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। हम लोग इसको आगे वाले चैप्टर्स में देखने वाले हैं, स्लेव डायनेस्टी में कौन था, किसके बाद कौन आता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाला है। ठीक है, अभी हमारा इस चैप्टर का मेन मुद्दा ये है, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ठीक है, तो 7th सेंचुरी में होता यूं है कि किंग थे। ओके, अब किंग के नीचे बिग लैंडलॉर्ड्स थे, और यू कैन से वॉरियर चीफ्स थे। ठीक है, अब इन बिग लैंडलॉर्ड्स का काम क्या था? अगर हम लोग इन बिग लैंडलॉर्ड्स का काम देखें, इन बिग लैंडलॉर्ड्स का काम यह था कि ये लोग राजा के कोर्ट में शामिल हो। ठीक है, इन्हें मिलिट्री सपोर्ट दें, जब भी राजा को जरूरत पड़े तो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करें, प्लस गिफ्ट्स लाके दे राजा को, गिफ्ट्स एंड टैक्सेस। ये सारा काम किसका था? लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स का था। ठीक है, इन्हीं लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स को नाम दिया गया सबॉर्डिनेट। इन्हें सबॉर्डिनेट भी बोला गया, या जो आपके बुक के अंदर एनसीईआरटी में दे रखा है उनको बोलते थे समंतास, इनको समंतास भी बोला गया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को यहां तक का सब कुछ क्लियर हो, आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक के साथ, और आगे हमारे को ये देखने को मिलता है कि ये जो बिग लैंडलॉर्ड्स है, वॉरियर चीफ्स है, इनको मिल जाती है पावर, इनको धीरे धीरे पावर मिलने लगती है, क्योंकि राजा बहुत खुश हो जाते थे, राजा उन्हें लैंड देते थे एज अ गिफ्ट। ठीक है, उनको पावर्स देते थे एज अ गिफ्ट। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, पावर को गेन करने लगते हैं, और पावर गेन करने के कारण ये लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये खुद को टाइटल्स देने लगते हैं। ठीक है, तो कुछ आपके बुक्स में टाइटल्स दे रखे, जैसे कि महासमंतास। ठीक है, या यू कैन से महा मंदेश्वर। ठीक है, ये कुछ टाइटल्स इन्होंने खुद को देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सी टाइटल देने से क्या होता है कि बड़ा फील होता है, एक पदवी एक प्रकार से हो जाती है, राइट। तो वैसे ही महासमंतास, राजाधिराज, राइट, वैसे ही महासमंतास, महामंडलेश्वर। ठीक है, इससे क्या होता था कि उनको उनकी जो पावर है वो डबल हो जाती थी। ठीक है, ओके, आगे हम लोग देखेंगे। और कभी कभी तो इतना पावरफुल फील करते थे कि समटाइम्स they used to declare themselves independent। तो कभी कभी इतना पावरफुल हो जाते थे, इतना पावरफुल समझने लगते थे खुद को, कि उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम लोग किसी के अंडर काम नहीं करते, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, हम लोग चालुक्यास की बात करते हैं पहले। चालुक्यास ऑफ कर्नाटक। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक चीफ होता है जिसका नाम होता है क्या, दंती दुर्गा। ठीक है, ये चालुक्य का चीफ होता है दंती दुर्गा। ठीक है, वो ये जाता है ब्राह्मण के पास, और उनके साथ मिलकर एक यज्ञ कराता है जिसका नाम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यज्ञ है। ठीक है, जिसका नाम होता है हिरण्य गर्भा। ये कौन सा यज्ञ होता है, हिरण्य गर्भा। अकॉर्डिंग टू दिस यज्ञ, ठीक है, जो भी ये यज्ञ करा देता है वो आफ्टर बीटिंग या आफ्टर डिफीटिंग
किंग, वो राजा बन सकता है, फिर वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है। तो वो एज अ माना जाता है कि रीबर्थ ऑफ क्षत्रिय वो हुआ है। लाइक सपोज दंती दुर्गा की बात कर रहे थे, दंती दुर्गा ने चालुक्य ऑफ कर्नाटक को खत्म कर दिया, जो भी रूलर था चालुक्य का, उनको लास्ट रूलर को खत्म कर दिया। अब खत्म करने के बाद दंती दुर्गा एज ए रीबर्थ लेता है कि मैं क्षत्रिय हूं, मैंने पुनर्जन्म लिया है। जो चालुक्य के जो लास्ट किंग थे उनका पुनर्जन्म मैंने लिया है, राइट। और ये किससे संभव हो सकता है? बाय द यज्ञ हिरण्य गर्भ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि जैसे ही आप सेक्रीफाइस कर देते हो चालुक्य किंग की, सेक्रीफाइस कर देते हो चालुक्य किंग को, तो आप क्षत्रिय बन जाओगे। ये इस यज्ञ के माध्यम से होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ ब्राह्मण्स के नाम ले दो, जैसे कि कमदबा, महेश राम, ठीक है। उसके बाद गुर्जर प्रतिहारास, एंड वन मोर हरिचंद्र। देवर बेसिकली ब्राह्मण्स। इनका काम क्या है? ब्राह्मण्स का काम क्या है? टेक्सचुअल रीडिंग, टीचर्स, प्रीस्ट एंड नॉलेज गिवर। बट ये लोग क्या करते हैं? gave up their tradition and took some। तो बेसिकली ये क्या करते हैं? आर्म्स को उठा लेते हैं, ठीक है। नॉलेज इनका काम होता है, नॉलेज, संस्कृत, टेक्सचुअल, टीचर, प्रीस्ट, ये एज अ टीचर प्रीस्ट जाने जाते थे। बट ये अपना ट्रेडिशन को ड्रॉप आउट कर देते हैं और आर्म्स उठा लेते हैं। तो बेसिकली कमदबा, मेहरश्याम, गुर्जर प्रतिहारास, हरिचंद्र, ये सब ब्राह्मण्स थे। बट इन्होंने क्या किया? ये हिरण्यगर्भा और ये सब जैसे यज्ञ करके और राजा को किल करके इन्होंने अपने ही किंगडम्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, और ये न्यू किंगडम एज ए न्यू किंगडम्स उभर कर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन न्यू किंगडम्स के एडमिनिस्ट्रेशन की। अब बेसिकली न्यू किंगडम्स तो उभर कर आ गए, लेकिन इनके एडमिनिस्ट्रेशन का क्या? तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसमें से पहला हिस्सा जो है, ठीक है, तो एडॉप्शन ऑफ टाइटल्स, एडॉप्शन ऑफ टाइटल्स बाय न्यू किंग्स। इन्होंने अपने खुद के बड़े बड़े टाइटल्स रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्लस इन्होंने शेयर देयर पावर विथ सबॉर्डिनेट्स, जिससे कि रूल करना इजी हो जाए। तो इन्होंने अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेपरेट कर दिया और स्प्रेड कर दिया इन बिटवीन द सबॉर्डिनेट्स। जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स थे उनके साथ उन्होंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन का पहला हिस्सा था। दूसरा ये कि रेवेन्यू ऑब्टेन, इन्होंने रेवेन्यू कहां से ऑब्टेन किया? तो इन्होंने रेवेन्यू रेंट से, प्लस प्रोड्यूसर से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर हो गए या फिर कल्चरल प्रोड्यूसर हो गए, जो भी मतलब लाइक छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हो गए, जो भी कैटल रेयर हो गए, इन सबसे रेंट लेना स्टार्ट कर दिया, टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया, प्लस ट्रेडर्स, राइट। उसके बाद ये जो रेवेन्यू आया, तो ये रेवेन्यू यूज कहां करते थे? दे यूज्ड टू यूज इन वॉर्स, ठीक है, एंड किंग एस्टैब्लिशमेंट्स। तो बेसिकली ये लोग क्या करते थे? वॉर्स में ये रेवेन्यू का इस्तेमाल करते थे टू एक्सपैंड एंड ऑल, और किंग एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल किया करते थे।
ठीक है। ओके, किंग स्टैब्लिशमेंट मतलब बेसिकली टेम्पल्स हो गए, ठीक है, या फिर महल हो गया, पैलेस हो गया, ये सबको बिल्डअप करने के लिए। और लास्ट ये जो सब कुछ है, टैक्स कलेक्शन एंड ऑल, राइट, फंक्शनरीज, कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये काम जो है वो अपने किसी भरोसेमंद को ही दे सकते थे, इसलिए ये लोग चूज करते थे अपने रिलेटिव्स को, रिलेटिव्स के ऊपर ही ज्यादा भरोसा करते थे, या फिर किसी हेरिडेटरी इंसान को या फिर हेरिडेटरी पर्सन को जो कि सालों से उनके साथ हो, ये उसके अलावा किसी और को काम नहीं सौंपते थे। ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, इनको भरोसा पहली बात तो नए लोगों पे होता नहीं था। ठीक है, और इसीलिए ये लोग क्या करते थे, रिलेटिव्स के साथ जो भी उनके भाई चचे चाचू जो भी होंगे, इन सबके साथ क्या करते थे, अपना फंक्शन जो है वो शेयर करते थे, उन्हीं के ऊपर भरोसा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके बुक के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। अब प्रशस्ति की बात कर रहे थे, तो बेसिकली प्रशस्ति जो होती थी मतलब एक राजा की तारीफ करने के लिए जो बोला जाता था, और मतलब जो भी चीजें लिखी जाती थी उसे प्रशस्ति बोला जाता था। ठीक है, एंड लैंड ग्रांट्स, तो राजा खुश होके क्या करता था, जमीन देता था। ठीक है, गिफ्ट देता था, तो गिफ्ट के रूप में लैंड देता था। राइट, तो आप लोग देख सकते हो यहां पर ये कुछ प्रशस्तिज और सब देखने में मिल सकता है। राजा के बारे में बहुत ही खुल्लम खुला लिखा जाता था, एकदम बढ़ा चढ़ा के, यू मस्का लगाना, तो राजा को बहुत ही मस्का लगाया जाता था। ठीक है, और मस्का लगाकर क्या किया जाता था, फिर राजा खुश हो जाता था, राजा खुश होने के बाद उनको लैंड ग्रांट्स देता था, एक कॉपर प्लेट पे उनको लिख के देता था कि भाई ऐसा ऐसा चीजें है, आपका ये ग्रांट है, ठीक है, ये आपकी जमीन है, और वो खुश हो जाते थे। ठीक है, और आप कुछ प्रशस्तिज यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो, one Prasasti written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh, describes the exploits of Nagbhatta Pratihara king as follow. The king of Andhra, Sindhava, Sindh, Vidarbha, part of Maharashtra, and Kalinga, part of Orissa, well before him, even as he was a prince. He won a victory over Chakrayuddha, the ruler of Kanauj. He defeated the king of Vanga, part of Bengal. देखो कहता मतलब तारीफ की हुई है, राइट। तो ऐसे ही प्रशस्ति लिखी जाती थी, और प्रशस्ति से खुश होकर राजा क्या करता था, लैंड ग्रांट्स देता था। सिर्फ लैंड ग्रांट्स ही नहीं, वो बाकी भी उनको चीजें देता था, जैसे कि कैनाल्स में एक्सेस मिल जाता था उनको, पानी का, ग्रीनरीज का एक्सेस, टैंक्स का एक्सेस, जो भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें राजा क्या करता था, खुश होकर प्रोवाइड करता था। ठीक है, और ये किसको प्रोवाइड किया जाता था, तो बेसिकली लिखता कौन था, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, प्रशस्ति को लिखने वाला कौन था। तो बेसिकली किंग को डिस्क्राइब करने के लिए होता था ये प्रशस्तिज। ठीक है, वो भी डिस्क्राइब कैसा, तारीफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखेंगे कंपोज बाय, ये किससे, कौन कंपोज करता था, कंपोज बाय ब्राह्मण्स। ठीक है, जो कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे। ओके, एंड नेक्स्ट किंग खुश होकर उनको क्या देता था, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स, उनको लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता था। लैंड ग्रांट्स इन द सेंस जमीन का टुकड़ा दे देता था, राइट। ओके, चलिए आगे चलो। ओके, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चोलास के बारे में। आपके बुक के अंदर ये टॉपिक से दे रखा है, अ क्लोजर लुक चोलास, इस टॉपिक से नाम से दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं, चोलास क्या है, कैसे है, वो आगे आता है। ठीक है, तो मुत्रेयार मुत्रेयार जो है
वो कृष्ण बेल्ट के पास रूल करता है, ठीक है, और मूर्तिया डायनेस्टी, ठीक है। और इसके ऊपर विजयला जो किंग है ऑफ चोला, वो अटैक कर देते हैं। वो उरीयूर से स्टार्ट करते हैं और ये कैप्चर कर लेते हैं कृष्णा बेल्ट को, ठीक है। और जो विजाला है, वो कौन थे, विजाला बेसिक कौन थे, वो सबॉर्डिनेट थे। किसके सबॉर्डिनेट थे, मूर्तियार के, ठीक है। लेकिन वो पावरफुल बनते हैं और चोला डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं इसको, कृष्णा बेल्ट को। ओके, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कृष्णा बेल्ट को कैप्चर कर लेते हैं और फिर वो बिल्ड करते हैं टेंपल्स। वो बिल्ड करते हैं टाउन। और इसीलिए अगर आप जब भी साउथ साइड जाओ तो आपको टेम्पल्स एंड आपको बहुत सारे फोर्ट्स, टाउनशिप एकदम प्रॉपरली मैनेज, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी साउथ साइड में। और वो क्यों, बेसिकली चोलास पीरियड में टेम्पल्स का डेवलपमेंट बहुत हुआ था। जो भी राजा आ रहा था वो डेवलप कर रहा था। जैसे कि मेन टू रूलर्स के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, चोलास के दो मेन रूलर, एक थे राजा राजा वन और दूसरे थे राजेंद्र। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करें तो जो राजा राजा वन है, उन्होंने 1985 में क्या डेवलप किया, टेम्पल ऑफ तंजौर, ठीक है। और राजेंद्र वन ने टेम्पल ऑफ गंगई कोंडा चोलापुरम। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि चोला टाइम के अंदर राजेंद्र वन जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन थे। ये इतने पावरफुल थे कि इन्होंने गंगा तक का कैप्चर स्टार्ट किया था और ये सक्सेसफुल भी हुए थे गंगा तक जाने के लिए। सो इसीलिए इन्होंने टेम्पल ऑफ गंगा कोंडा चोलापुरम रखा। बेसिकली आप देख सकते हो गंगा नाम इसमें आया हुआ है, तो उन्होंने उस गंगा रिवर के नाम पर ही गंगा कोंडा चोलापुरम ये टेम्पल का इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। ओके, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, चोलास का पहले एम्पायर देख लीजिए। चोला सिर्फ यहां पर ही नहीं थे, ठीक है, वो बेसिकली इंडोनेशिया तक पहुंच गए थे। इनका डायरेक्ट ये नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट रूल नहीं था, बट इनडायरेक्टली ये लोग टैक्स कलेक्ट और वो सब करते थे, ठीक है। और ये लोग इंडोनेशिया तक पहुंच गए थे, म्यांमार इंडोनेशिया तक पहुंच गए थे, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड वो सब, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल इन्होंने टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था चोलास। ये लोग अपना पावर दिखाने के लिए ये लोग क्या करते थे, एक टेम्पल से दूसरा टेम्पल बड़ा बना देते थे, ठीक है। जैसे क्या फर्स्ट स्टोरी टेम्पल है तो सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, और उसमें डेकोरेशन और वो सब जो आर्किटेक्चर है उसको चेंज करते थे, राइट। तो अपनी पावर दिखाने के लिए बेसिकली। ओके ओके, चोला टेम्पल के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या है। अगर चोला टेम्पल के बारे में बात करूं, ठीक है, तो वो एक न्यूक्लियाई था, न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद वो सेंटर बना, किस चीज का सेंटर बना, वो बना इकोनॉमिक लाइफ का सेंटर, वो बना सोशल लाइफ का सेंटर, वो बना कल्चरल सेंटर, कल्चर सेंटर, कल्चरल लाइफ का सेंटर, ठीक है। और आखिरी में सेंटर ऑफ क्राफ्ट। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि ब्रॉन्ज आर्किटेक्चर जो है वो वर्ल्ड का फाइनेस्ट उस समय
चोला एम्पायर में, चोला किंगडम में शामिल था, या वहां पे था, प्रेजेंट था। ठीक है, यहाँ की जो ब्रॉन्ज की मूर्ति है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ब्रॉन्ज की मूर्ति भी दे रखी है, वो फाइनेस्ट आर्ट था। ठीक है, वर्ल्ड का फाइनेस्ट आर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस समय, चोला पीरियड के अंदर। ठीक है, वो न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट बन रहा था। टेंपल बेसिकली न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट कैसे बन रहा था, अगर आप टेंपल की बात करो, जब भी कोई टेंपल कंस्ट्रक्शन होता है, आज भी जब भी टेंपल कोई कंस्ट्रक्शन होता है कहीं पर भी, ठीक है, तो उसके अराउंड लगते हैं शॉप्स, उसके अराउंड होता है सेटलमेंट, उसके अराउंड होती है इकोनॉमिक ट्रांजिशन, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ने लगती है, इकोनॉमिक फ्लो बढ़ने लगता है, राइट। सोशल लाइफ डेवलप होती है। आप समझ रहे हो, इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ कितनी स्ट्रांग हो रही है। कल्चरल लाइफ डेवलप होती है। यहां पे म्यूजिशियंस, आर्टिशंस, ये सारे लोग टेंपल्स की तरफ आने लगते हैं। तो जब भी जहां पर भी टेंपल्स बनता है तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है हमारे को। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की। ऑब्वियस सी बात है, इतना इकोनॉमिक फ्लो होने लगा है टेंपल्स के अराउंड, और वो सब डेवलप हो रही है, टाउन्स डेवलप हो रहा है, राइट। टाउन्स डेवलप हो रहा है टेंपल्स के अराउंड, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ स्ट्रांग होती जा रही है, कल्चरल लाइफ स्ट्रांग होती जा रही है, तो एग्रीकल्चर भी। और प्लस इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन वाज व्हाट, कावेरी बेल्ट। और लोकेशन एज अ कावेरी बेल्ट होने से यहां पर क्या होगा, रिवर, तो इरिगेशन कैसा होगा, इरिगेशन विल बी एट टॉप, इधर फर्टाइल लैंड होगी, दैट विल बी इन गुड कंडीशन, मॉइस्चर की कोई कमी नहीं होगी सॉइल में, राइट। और इन्होंने फिर स्टार्ट किया क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, लेवलिंग ऑफ लैंड, एंड फॉर व्हाट, फॉर एग्रीकल्चर। और इन्होंने एम्बैंकमेंट बनाना स्टार्ट किया टू प्रिवेंट फ्लड्स। तो आप देख रहे हो कि यहां पर डेवलपमेंट जो है वो जा रही थी टॉप मोस्ट पर। ठीक है, तो डेवलपमेंट इंक्रीज, डेवलपमेंट हो रही थी बराबर, लोग बहुत ही ज्यादा फ्लरिश हो रहे थे। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें चोलास के टाइम में, ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास, अगर इनकी बात करें तो यहां पर एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था, तो यहां पर पावरफुल पर्सन आएंगे। ऑब्वियसली बात है, जब जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है तो उसके अलाउंस जो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो सब पावरफुल बनेंगे, लैंडलॉर्ड्स पावरफुल बनेंगे तो इकोनॉमी फ्लो होगी, राइट। लेकिन जब लैंडलॉर्ड, कुछ लोग पावरफुल बन जाएंगे तो कुछ लोग क्या बन जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और वो लोग क्या बनेंगे, पीजेंट्स। ठीक है, और इन्हीं पीजेंट्स का ग्रुप, यही पीजेंट्स ग्रुप फॉर्म करते हैं और उन्हें बोलते हैं उर। यही उर, बहुत सारे उर जब एक ग्रुप बनाते हैं उन्हें बोलेंगे नाडू। उसके बाद जो लैंड जो है, किंग जो है लैंड जो ब्राह्मण्स को दे रहा था एज अ लैंड गिफ्ट, गिफ्ट जो मतलब प्रशस्ति लिखने के बाद जो भी ब्राह्मण्स को लैंड मिल रही थी, ठीक है, उस लैंड को बोला जाता था ब्रह्मदया, हम देखेंगे वो। ठीक है, और इस ब्रह्मदया को मेंटेन करने का काम ये था किसका, सभा का। और ये जो सभा है, ठीक है, और ट्रेडर्स का भी एक सभा होती थी, ट्रेडर्स का भी एक ग्रुप होता था, एसोसिएशन होता था, जिसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। तो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स को क्या बोला जाता था, नगरम। ये सब जितने भी मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस एफकैट से पॉइंट ऑफ व्यू से। सभा हो गया, ठीक है, नगरम हो गया, नाडू हो गया, उर हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रेडर्स बेसिकली जो भी एसोसिएशन फॉर्म करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे,
नगरम। ठीक है, ओके, आगे देखिए, यहाँ पर कुछ लैंड्स का भी दे रखा है, मैं इसको आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। पहले एक टॉपिक सभा, बेसिकली सभा को देख लेते हैं हम लोग। ओके, हम लोग सभा को देख लेते हैं। सभा कैसे रन होती है, क्या है, वो सारी चीजें बता देता हूं मैं। सभा बेसिकली एक सेपरेट कमिटी है, ठीक है, फॉर वर्क, जो कि वर्क पर मतलब जो भी कामकाज है उस पर ध्यान देती है। ठीक है, अब कामकाज कैसे होता था, क्या क्या होता था, इरिगेशन पर, ठीक है, इरिगेशन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर गार्डन बनाने में, या फिर यू कैन से कि टेम्पल्स बनाने में, टेम्पल्स का मेंटेनेंस और वो सब देखने का काम कौन करता था, ये सभा करती थी। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इलिजिबिलिटी क्या है, इस सभा का मेंबर बनने के लिए इलिजिबिलिटी क्या है। सो इलिजिबिलिटी ये थी कि कोई भी यंग बॉय को बुलाया जाता था, वो पाम लीव्स पर नाम लिखे रहते थे, उसको रैंडमली उठाता था, और जिसका नाम आ जाता था वो इलिजिबल हो जाता था और वो सभा का मेंबर बन जाता था। और ये जो भी काम था सभा का, वो क्या था, कॉम्प्लेक्स वर्क था, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क था। ये समझ में नहीं आता था किसी को, इरिगेशन और गार्डन और टेम्पल्स और ये सबको मैनेज करना, ये सारा काम किसका था, इन सभा सभा का था। अगर हम लोग बात करें ये सारी चीजें की, जैसे कि हमने ब्रह्मदया की बात की, तो ये बुक के अंदर कुछ और भी नाम दे रखे हैं, आप ध्यान से देखिए ये, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सीडीएस एंड सीएपीएफ के एग्जाम के थ्रू, पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। ठीक है, आप देख सकते हो, 14 इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, जैसे कि वेलन वगाई, ठीक है, वेलन वागाई जो कि बेसिकली नॉन ब्राह्मण जो थे, वो पीजेंट्स थे, उनको अगर लैंड गिफ्ट किया जाता था तो उनको क्या बोला जाता था, वेलन वागाई। ठीक है, वो लैंड को। उसके बाद ब्रह्मदया, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। फिर शाला भोगा, ठीक है, बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, बेसिकली शाला, आप मराठी टर्म भी इसमें से आप ले सकते हो, बेसिकली मराठी में जो स्कूल्स है, स्कूल को शाला बोलते हैं, तो शाला भागा, ठीक है, भोगा, शाला भोगा, सॉरी, शाला भोगा। ठीक है, उसके बाद देवदान, देव इसमें नाम आ गया, देव मतलब किसका, टेम्पल, तो टेम्पल को जो दान दिया जाता था लैंड और वो सब, उसको देवदाना बोला जाता था। पाली चचंदम, ठीक है, पाली चचंदम मतलब क्या है, जैन इंस्टीट्यूट, पाली जैन। ठीक है, तो जैन इंस्टीट्यूट को जो भी लैंड डोनेट किया जाता था उसको पाली चचंदम बोला जाता था। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ लैंड फॉर्म्स थे, 5 लैंड फॉर्म। ठीक है, बेसिकली लैंड जो गिफ्टेड थे, उनके नाम थे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से गिफ्ट किया जाता था, तो ये नाम दे दिए जाते थे, तो ये बोलते थे। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर का एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 था, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। और आप मेरे चैप्टर 1 को भी देखिए, उस जो वीडियो मैंने डाल रखा है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं और भी ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए ईजी तरीके से मैं सब कुछ कर सकूं। ठीक है, और ईजी तरीके से और अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। ये मेरे कुछ न्यू वीडियोस है, मैं आगे भी इंटरेस्टिंग वेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेके आऊंगा। आपको जो भी आपको इंटरेस्टेड टॉपिक लगता है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या डाउट है, आप चाहते हो कि मैं इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ टॉपिक्स को समझाऊं, तो आप उसके लिए प्लीज और प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए वो टॉपिक्स। मैं ट्राई करूंगा कि वो भी टॉपिक्स लूं और उन पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, स्टे ट्यून बच्चों, आप लोगों की ये जो एज है, ठीक है, ये पढ़ने की एज है, आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, आप जितना इस एज में पढ़ाई पर फोकस करेंगे, आपको उतना ही आसानी हो जाएगी आगे वाले एजेस में। ठीक है, आगे वाले जो कमिंग ईयर्स है उसमें आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और डू कमेंट, आप जो भी अच्छा हो अच्छा कमेंट कीजिए, आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए उस पर भी कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पर, वो जल्दी आ जाएगा। ओके, चलो बाय।